हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 7 जुलाई वाला पेपर लिया था, 7 जुलाई 2024 वाला। ये जो पेपर है ये 14 दिसंबर 2024 वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरा गला जो है थोड़ा ख़राब हो गया है, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी 2-3 दिन से। तो आज थोड़ा ठीक हुआ है तो मैं सोचा आज वीडियो बना ली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। लिखा है गृहपति। तो गृहपति कौन होता है? गृहपति होते हैं स्वतंत्र कृषक। श्रेणी कौन होता है? श्रेणी शिल्पकार होते हैं। आदिमई भूमिहीन मजदूर, जिनके पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, यानी कि इनके पास भूमि ही नहीं होती है, ये दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते हैं, तो ये भूमिहीन मजदूर कहे जाते हैं। और अर्कामेडू तटीय निवास। तो इसमें आपका ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, यानी कि चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? पहला विकल्प है 6 अप्रैल 1919, दूसरा है 13 अप्रैल 1919, तीसरा है 15 दिसंबर 1919 और चौथा है 6 दिसंबर 1919। तो रॉलेट एक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के राष्ट्रव्यापी दिवस का आह्वान किया। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला लिखा है, भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। दूसरा है, भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। तीसरा है, कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। और चौथा है, बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो इसमें ए सही लिखा हुआ है। भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, जो बी में लिखा हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूरोप में भारतीय वस्त्रों की मांग में गिरावट के कारण विशेष रूप से अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों की ओर से बंगाल के बुनकरों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। कई बुनकरों ने अपनी आजीविका खो दी थी। तो भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, ये गलत लिखा हुआ है। सी सही है और डी भी सही है। ए सी डी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। खेती की वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित घास के मैदान है, इन्हें दुनिया के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, ये सही है। बी में लिखा है, खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो ये जो लिखा हुआ है कि खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग, तो दक्षिण अफ्रीका में आधुनिक तरीके से खेती की जाती है, ये सही है। लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त खाद्य उत्पादक के रूप में नहीं पहचाना जाता है। किसे? दक्षिण अफ्रीका को। तो इसमें आर है गलत। ए सही किंतु आर गलत। इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ए कथन लिखा हुआ है, इसके पहले आपका एक प्रश्न ये छूट रहा है बीच में। लिखा है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? पहला है 5 मई, दूसरा 5 जून, तीसरा 5 जुलाई और चौथा 5 अगस्त।
तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ए दिया गया है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब इसमें बताना है कौन सा सही है। तो कथन तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं, लेकिन जो आर है वह एक की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन ए और आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? पहला है चक्रवात, दूसरा है स्थानीय पवनें, तीसरा है मौसमी पवनें और चौथा है स्थायी पवनें। तो किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? तो वे होती हैं स्थानीय पवनें। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था? पहला है कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, कर्नाटक। कदम्ब वंश एक प्राचीन भारतीय वंश था जिसने उत्तरी कर्नाटक पर शासन किया। इसकी राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन इस वंश के संस्थापक थे। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? पहला है विषुवत रेखा की लंबाई 180 से विभाजित करना, दूसरा है विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, तीसरा है विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना और चौथा है विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना। तो देशांतर जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? तो विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करके। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। पहला है आतपन तथा सूर्य से आने वाली विकिरण, दूसरा है ऋतुएं, तीसरा है असफाल्ट से बनी सड़कें और चौथा है भीड़ वाले ऊंचे भवन। तो पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो ग्रीनविच पर बजे हुए हैं 1 और दोपहर के 1 बजे हुए हैं। अब पूछा गया है कि ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम और 60 अंश पूर्व में क्या समय होगा? तो 1 अंश घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो 60 अंश घूमने के लिए कितना समय लगेगा? तो 60 में 4 का गुणा कर देंगे, 240 मिनट, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा। ये तो हमने निकाल लिए 4 घंटे का समय लगा 60 अंश घूमने में। अब क्या कहा गया है कि 1 बजे का समय है और ग्रीनविच के पश्चिम में 60 अंश और पूर्व में 60 अंश पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा, ये पूछा गया है। तो पश्चिम में समय 4 घंटे पीछे होगा। 60 अंश पश्चिम में 1 बजे से 4 घंटे पीछे होगा। तो 1 बज रहे हैं, 4 घंटे पहले का कितने बजे का समय होगा? 9 बज रहे होंगे। और 60 अंश पूर्व में कितना समय होगा? तो 1 बजे से 4 घंटे आगे समय बढ़ा दीजिए तो 5 बज रहे होंगे शाम के। और 60 अंश पश्चिम में सुबह के 9 बज रहे होंगे और 60 अंश पूर्व में शाम के 5 बज रहे होंगे। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फिल करना है
एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। पहला है सोपानकी, दूसरा है विविधीकरण, तीसरा असमानता और चौथा बेदखली। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। असमानता एक स्थिति का संदर्भ करती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर उपलब्ध नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, यहाँ असमानता भरा जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सेल चक्र का सही क्रम क्या है? पहला है अवसादी सेल, कायांतरित सेल, मैग्मा। दूसरा है आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल। तीसरा है मैग्मा, कायांतरित सेल, अवसादी सेल और चौथा है आग्नेय सेल, मैग्मा, कायांतरित सेल। सेल चक्र का सही क्रम बताना है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अवसादी सेल, कायांतरित सेल और मैग्मा। सेल चक्र का सही क्रम बताना था। सेलें 3 प्रकार की होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? पहला विकल्प है ज्योतिराव फूले, दूसरा विकल्प है घासीदास, तीसरा विकल्प है हरिदास ठाकुर और चौथा है यूबी फड़के। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, घासीदास। घासीदास एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने मध्य भारत में चर्मकारों और अन्य हाशिए के समुदायों के बीच काम किया। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और विचारक थे। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, गुलामगिरी। हरिदास ठाकुर बंगाल में एक प्रमुख वैष्णव संत और धार्मिक सुधारक थे। और यूबी फड़के, जिन्हें वासुदेव बलवंत फड़के के नाम से भी जाना जाता है, कि भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और क्रांतिकारी थे। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में मिलान करना है। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। लिखा है आहत सिक्के, तो इसे मिला देंगे चौथे से। डाई के प्रयोग से चिन्हों की मोहर लगे हुए। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन यानी चमकीले पात्र, तो इन्हें मिला देंगे तीसरे से। मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन। एम्फोरा, इसे किससे मिलाएंगे? तो इसे मिला देंगे दूसरे से। लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र और एरिटन वेयर, इसे मिला देंगे पहले से। मोहर लगे चमकदार बर्तन। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। पहला लिखा है निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे। दूसरे में लिखा है वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। और सी में लिखा है वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु। तो इसमें जो सही है, प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायकों में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण क्यों दिया गया? इसमें आपका सिर्फ बी सही है, वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। केवल बी, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? पहला है ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। दूसरा है उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए। तीसरा है उनके पास अपना घर होना चाहिए। चौथा है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी इसमें गलत है। ए सी डी सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डी क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। इसमें लिखा है उनकी उम्र 25 से 70 के बीच होनी चाहिए। ये गलत है क्योंकि उम्र की जो सीमा थी वह 35 से 70 के बीच थी, इसीलिए बी गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। पहला है इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, दूसरा है इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, तीसरा है इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में जो सही है वह ए सही है, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। इन पर निजी कंपनी का स्वामित्व नहीं होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, इसीलिए ए सही है। और इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। ए और सी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। पहला है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, दूसरा है आनुवांशिक रचना के कारण, तीसरा है समानताओं और समान लक्षणों के कारण, और चौथा है सजातीय जनसंख्या के कारण। तो विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास के मैदानों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी में लिखा है प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। तीसरा है वेल्स में वनस्पति आवरण में विरल है, और चौथा है वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरी दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसमें ए सही है। घास के मैदान के निर्माण में जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, और वेल्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, तो ये भी सही है। लेकिन डी में लिखा है वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेल्स जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में, और प्रेरी जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये इसमें डी गलत लिखा हुआ है। ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बी में लिखा है वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, और सी में लिखा है सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि ग्रहों के बारे में जो सत्य कथन है वह बताइए। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सही है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, ये गलत है। क्योंकि ग्रह जो है विभिन्न पदार्थों के बने हो सकते हैं, केवल चट्टानों से नहीं बने होते। भी गलत हो गया। सी में लिखा है सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। केवल ए इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए अभिकथन एवं कारण को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। क्या लिखा है? अभिकथन दिया गया है 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गईं। भी कारण में लिखा है लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। तो ए और आर दोनों ही सही लिखे हुए हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या है। अगले प्रश्न में मिलान करना है। चलिए मिला लेते हैं। कृषि पद्धति और वर्णन दिया गया है। लिखा है निर्वाह कृषि। इसमें मिलान नहीं करना है, सॉरी। इसमें लिखा है निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, यानी जो सही लिखे हुए हैं वह हमें बताने हैं। तो लिखा है निर्वाह कृषि तिरसठ परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, ये सही लिखा हुआ है। गहन निर्वाह कृषि तो ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ये भी सही है। और स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो स्थानांतरित कृषि जो होती है ये कर्तन और दहन कृषि भी कहलाती है।
इस पर एक स्थान पर खेती की जाती है, जो उस पर जो खरपतवार घास वगैरह उगाते हैं उन्हें काट कर वहीं जला दिया जाता है। जो राख मिलती है उसमें उसे भूमि में ही मिलने दिया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। इस पर हल नहीं चलाया जाता। तो ये सही नहीं मिला हुआ है। ए और बी सही लिखे हुए हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। पहला है, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। बी में लिखा है, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी में लिखा है कि आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो वैध विकल्प इसमें चुनने हैं। तो ए सही लिखा हुआ है। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। तो ये इसमें गलत है। जो गैर ब्राह्मण आंदोलन था इसने यह तर्क नहीं दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। और सी लिखा है, ये भी सही है। तो ए और सी सिर्फ सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? पहला है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। दूसरे में लिखा है, बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। तीसरे में लिखा है, विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे। और चौथे में लिखा है, पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। क्यों गलत है? इसमें लिखा है पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। तो पत्थर के औजारों का प्रयोग पुरापाषाण काल में ही शुरू हुआ था। नवपाषाण युगीन स्थल के बारे में इसमें सत्य कथन बताने हैं, तो इसमें चौथा गलत हो गया। पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें। ए दिया गया है, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण है, इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? पहला है, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु। दूसरा है, इतिहास में सबसे जरूरी घटनाओं को विस्तृत करने हेतु। तीसरा है, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। और चौथा है, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। तो मानचित्र का सही इस्तेमाल किस लिए हो सकता है? इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। पहला है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। ये सही लिखा हुआ है। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वह 1878 में पारित किया गया था। इसमें लिखा है 1880 में। तो यही गलत है, गलत ही पूछा गया है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। आर है, वह मानते हैं थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो ए और आर दोनों ही सही लिखे हुए हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। जो ब्रह्म सभा थी ये आगे चलकर ब्रह्म समाज ही बन गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है?
पहला लिखा है वार्ड पंच, दूसरा है सरपंच, तीसरा सचिव और चौथा है वार्ड पार्षद। तो चुना हुआ सदस्य पूछा गया है स्थानीय शासन का, तो वार्ड पंच, सरपंच और वार्ड पार्षद। ए बी डी सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो सचिव होता है ये एक प्रशासनिक पद है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? पहला है केस अध्ययन, दूसरा है अनुभाविक अनुसंधान, तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान और चौथा है प्रायोगिक अनुसंधान। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान। ये क्या होता है? तो यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जहां शिक्षक अपनी कक्षा के भीतर किसी विशिष्ट समस्या की जांच करता है ताकि अभ्यास और छात्रों के परिणामों में सुधार किया जा सके। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव कीजिए। पहला है वे कुशल नहीं होते, दूसरा है वे नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, तीसरा है उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती और चौथा है वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं। तो खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करना है, तो वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए कम मजदूरी में भी वे काम करते रहते हैं ताकि उन्हें नियमित रूप से काम मिल सके। तो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धारणा कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं हैं, यह दर्शाती है। पहला है रूढ़िबद्ध धारणा, दूसरा है जातिवाद, तीसरा निरक्षरता और चौथा अज्ञानता। तो यह एक धारणा है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियों और महिलाओं के पास ये दिमाग नहीं होता या तकनीकी चीजों से निपटने में वे सक्षम नहीं है। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि? पहला है राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, दूसरा है उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, तीसरा है उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते और चौथा है उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि क्यों देते हैं? उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता है। जब मर्जी होती है तब उन्हें रख लिया जाता है, जब काम नहीं होता तो उन्हें निकाल दिया जाता है। उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया जाता, यानी कि उन्हें कोई जानकारी भी नहीं दी जाती। और डी लिखा है उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। बी और डी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। दो कथन दिए गए हैं और बी में लिखा है 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसने ब्रिटिश भारत के शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और इसने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी। ए सही है, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान नहीं किया था। केवल ए इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। पहला है प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, दूसरा है केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से, तीसरा है तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से और चौथा है व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से। तो छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, पहला इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला है यह छात्रों को परीक्षा में पास करने में मदद करती है,
तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। पढ़ेंगे और साथ में देखते भी जाएंगे कि कौन सा सही है। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देता है, ये भी गलत है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में, याद करने वाला तो कभी भी नहीं सही होगा अगर प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है। डी में लिखा है यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, ये सही है। और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। डी और ई सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प दिया गया है ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। दूसरा है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने हेतु कक्षा में ड्रामे का प्रयोग करना। तीसरा है अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु उदाहरणों एवं सादृश्यों का प्रयोग करना। और चौथा है विद्यार्थियों की भूगोल की समझ को समृद्ध बनाने हेतु मानचित्रों एवं एटलसों का प्रयोग करना। तो द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है। तो ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। विद्यार्थी अपने विचार प्रदर्शित करेंगे, शिक्षक उनके विचारों को सुनेंगे, शिक्षक भी अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करके जल के स्रोतों को नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5 ई उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? पहला है अन्वेषण करना, दूसरा है मूल्यांकन करना, तीसरा है विस्तार करना और चौथा है संलग्न करना। तो जो 5 ई उपागम है, इसमें जो 5 ई हैं कौन कौन सी हैं, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो इसमें इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और एवाल्युएट, 5 ई इसमें शामिल हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी, तो इसमें चौथा सही हो जाएगा, संलग्न करना यानी कि इंगेज। 4 तो इसमें लिखी हुई है, एक्सप्लोर, एवेल्युएट, एक्सप्लेन, एंगेज और एक और होती है एलाबोरेट। ये पांचों आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, दूसरा है बुनियादी कानून या नियम जिसका पालन सभी को करना होता है, तीसरा है धार्मिक संस्थानों की संरचना और चौथा है सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं की भागीदारी के लिए नियम। तो भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? पहला है इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, दूसरा है भारत का आर्थिक विकास, तीसरा है वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति और चौथा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो पूछा गया है कि कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। तो इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, ये मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। और वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति और जनसंख्या वृद्धि के कारण, ए सी डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? पहला है विश्लेषण कौशल, दूसरा है अवलोकन कौशल, तीसरा है प्रयोग कौशल और चौथा है तर्क कौशल। तो क्षेत्रीय भ्रमण के लिए छात्रों में पहले विकसित करना चाहिए अवलोकन कौशल, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? पहला है अनुशासन के भाव का विकास करके, दूसरा है स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, तीसरा है विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना और चौथा है कक्षा या स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके।
तो इसमें पहला सही है, अनुशासन के भाव का विकास करके। दूसरा भी सही है, स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, ये इसमें नहीं शामिल होगा। चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त है? पहला है विशिष्ट से सामान्य तक, दूसरा है जटिल से सामान्य तक, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात तक, चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है। जटिल से सामान्य ये इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आप जटिल विचारों को प्रदर्शित करेंगे तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाएंगे, इसीलिए इसमें बी शामिल नहीं है। ए सी डी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियों एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? पहला है क्षेत्र भ्रमण, दूसरा है वाद विवाद, तीसरा है द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण और चौथा है विचारावेश प्रक्रिया। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिला लेते हैं। लिखा है विवरण चार्ट, तो इसे मिला देंगे तीसरे से ऐतिहासिक विकास। फिर लिखा है संबंध चार्ट, इसे मिला देंगे चौथे से कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट, तो इसे मिला देंगे पहले से एक प्रक्रिया के चरण। और सारणीकरण चार्ट, तालिका के रूप में डेटा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? पहला है केवल लेखन कौशल, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक कौशल, तीसरा है तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल और चौथा है अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। तो क्या कहा गया है कि प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। तो इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? तो तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल। सी और डी इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। दूसरा है ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। तीसरा है ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाने का है। और चौथा है ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। तो इसमें जो गलत है वह हमें बताना है। तो इसमें दूसरा गलत लिखा हुआ है, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति है। ये गलत है, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति नहीं है बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दूसरा गलत है, गलत ही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य फिल करना है, उपार्जित करना था। पहला है सहभागिता द्वारा शासन, दूसरा है सांस्कृतिक एकरूपता, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चौथा है धार्मिक विविधता। तो इसमें ए सही है, सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ए और सी सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा बी को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। कथन बी है सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है।
तो इसमें ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी पर विचार करें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए है योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। बी है रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है, ये गलत है, क्योंकि योगात्मक आकलन एक अधिगम अवधि के अंत में आयोजित किया जाता है। तो पहला इसमें हो गया गलत। रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, ये भी गलत है। रचनात्मक आकलन शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है। दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्य के लेखे जोखे पर। और सी में लिखा है, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। और चौथा है, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने योग्य है। तो इसमें ए सही है, बी गलत है, सी सही है, डी गलत है। ए और सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। पहला है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरा है, न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। तीसरा है, न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। और चौथा है, अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, क्या दर्शाती है ये पूछा गया है। तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। पहला है, वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, सही है। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। ये भी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच विभेद कीजिए, ये गलत है। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं दे रही है। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी, ये भी गलत है। ए और बी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच क्या है, तो इसमें सूचना का विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करना शामिल है ताकि तर्क संगत निष्कर्ष या निर्णय बनाए जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है ईसाई धर्म, तीसरा हिंदुत्व और चौथा इस्लाम। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ईसाई धर्म। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताई। पहला है रंग भेद का विरोध और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। दूसरा है अपराध के लिए सजा पाने के लिए। तीसरा है सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए। और चौथा है राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताई। क्यों बिताई? रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका चाहती हैं कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाजों को समझें।
निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? पहला है अखबारी लेख, दूसरा है अध्ययन यात्रा, तीसरा है जीवनी और चौथा है पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अध्ययन यात्रा। ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझने के लिए छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया के स्रोतों से जुड़ने की आवश्यकता है, इसीलिए अध्ययन करना जरूरी होगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? पहला है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दूसरा है क्या सूर्य एक तारा है, क्यों? तीसरा है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? और चौथा है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं, ये पूछा गया है। तो क्या सूर्य एक तारा है, क्यों है, और उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? बी और सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं की मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? पहला है पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। दूसरा है 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तीसरा है जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और चौथा है 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं की मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। तो इसमें ए सही है और बी सही है। ए और बी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? पहला है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना। दूसरा है परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। और चौथा है परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो इसमें ए सही है और सी सही है। ए और सी सही है, चौथा विकल्प प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 14 दिसंबर 2024 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद एक पेपर और बचा हुआ है जो 15 दिसंबर को हुआ था। फिर आपके सभी ऑफलाइन वाले पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।